हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एट जोन पटना पे। आज स्टार्ट करेंगे हम न्यू चैप्टर दैट इज मेटालर्जी। सो यह हमारा लेक्चर 1 है। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, पूरा फ्लो चार्ट देखेंगे इस चैप्टर का। अब मेटालर्जी, सो मेटालर्जी में हमें करना क्या है? हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स करना है। मेटल को हमें एक्सट्रैक्ट करना है। मेटल कहां से एक्सट्रैक्ट होगा? मिनरल से। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या आया? मिनरल्स। सो मिनरल्स क्या है? मिनरल्स ऐसे कंपाउंड है इन विच मेटल इज प्रेजेंट। तो मिनरल्स ऐसे कंपाउंड है जिसके अंदर मेटल प्रेजेंट होंगे। अब जब मेटल प्रेजेंट है तो वो मेटल हमारा फ्री स्टेट में भी हो सकते हैं और कंबाइन स्टेट में भी हो सकते हैं। अब कब वो फ्री स्टेट में और कब कंबाइंड स्टेट में है? सो ऑब्वियस ये बात है कि जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होगी, जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी लेस होगी, वो लोग फ्री स्टेट में रहेंगे, दूसरे से रिएक्ट नहीं करेंगे। और जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी ठीक ठाक होगी वो दूसरे से रिएक्ट करेंगे और वो कंबाइन स्टेट में जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा तो वो मेटल के ऑक्साइड को बना देगा। क्लियर है? तो अब इन मिनरल्स, सपोज किसी पार्टिकुलर मेटल के लिए बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो उन सारे मेटल्स सारे मिनरल्स को लेके हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जिन मिनरल्स को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, फर्दर प्रोसीड करेंगे, उनको ओर कहेंगे। सो किस बेसिस पे मिनरल्स ओर कहलाएगा? इसके लिए दो पैरामीटर्स हैं। एक तो वैसे मिनरल्स जिससे हमारा काम इकोनॉमिकली हो जाए, ऐसे मिनरल्स जिससे हमारा काम इकोनॉमिकली चल जाए और कन्वीनियंटली भी चले। तो दो काम करना पड़ेगा हमें। मिनरल से ओर में क्वालिफाई करने के लिए हमें सस्ता भी हो और आसानी से भी काम हो जाए, इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली। क्लियर है? अब सपोज हमें 5 मिनरल्स मिले किसी पार्टिकुलर मेटल के लिए, ए बी सी डी ई। उस पांचों को लेके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उन पांचों में से सिर्फ उनके साथ हम फर्दर प्रोसीड करेंगे जो हमें इकोनॉमिकली सस्ता पड़े एंड कन्वीनियंटली आसानी से काम हो जाए। तो सपोज उस 5 में से कोई दो, ए बी सी डी ई में से बी एंड सी हमारा इस दोनों कैरेक्टेरिया पे क्वालिफाई कर जाता है, तो बी और सी हमारे लिए ओर्स कहलाएंगे। एक बार देख लीजिए ध्यान से। सपोज किसी पार्टिकुलर मेटल के लिए मुझे 5 मिनरल्स मिले। इन 5 मिनरल्स में अगर बी और सी ऐसे दो हैं जो इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली हमें मेटल देंगे, तो वो लोग ओर कहला जाएंगे। बी और सी क्या कहला जाएंगे? ओर कहला जाएंगे। तो यहां से एक चीज हम लोग देख सकते हैं कि ध्यान से, कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स। क्या कह सकते हैं कंक्लूजन? ऑल ओर्स आर मिनरल्स, बट all minerals are not ores. All minerals जरा ध्यान दीजिएगा, तो बहुत ही सिंपल सा क्लियर सा चीज है। मिनरल मेटालर्जी पढ़ रहे हैं हम लोग, फर्स्ट लेक्चर है, तो पूरा पहले इंट्रो जानेंगे, फ्लो चार्ट जानेंगे। मेटालर्जी में एक्चुअली हमें करना क्या है? तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। मेटल कहां से एक्सट्रैक्ट होके आएंगे? मिनरल से। नाम से क्लियर है, माइनिंग से, मिनरल से खुदाई करके इसको निकालेंगे। वो एक ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर मेटल हमारा प्रेजेंट हो, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर मेटल हो। और मेटल दो फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो फ्री फॉर्म में हो सकता है, फ्री स्टेट में, या कंबाइंड स्टेट में। फ्री स्टेट में वो मेटल्स रहते हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, और जो लोग थोड़े बहुत रिएक्ट कर जाते हैं वो किसी के साथ रिएक्ट करके कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। अब जो मिनरल्स मिला, इस मिनरल से कुछ सिलेक्टेड लोग के साथ हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब उन सिलेक्टेड लोग को आगे ले जाने के लिए हमारे पास क्राइटेरिया है कि वो मिनरल्स जो इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली हमें आगे प्रोसीड करने में हेल्प करें। यानी कि इन 5 एग्जांपल लिया कि मुझे 5 मिनरल मिले किसी पार्टिकुलर ओर के लिए,
पार्टिकुलर मेटल के लिए, तो इन 5 मिनरल में से 2 बी एंड सी, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो हमें इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली मेटल देंगे, तो इन बी और सी को हम ओर कहेंगे। इसका मतलब हुआ कि जितने भी ओर हैं वो सारे मिनरल्स हैं, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, बट सारे मिनरल जो हैं वो ओर नहीं है। सारे मिनरल्स के बीच सिर्फ कुछ ऐसे हैं जो ओर्स हैं, जो हमें इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली हमें काम करके देंगे। क्लियर है? तो अब इसके बाद हम लोग जानेंगे थोड़ा सा स्टडी अबाउट ओर्स, और फिर आगे चलेंगे अपने फ्लो चार्ट पे। तो अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ ओर। तो सबसे पहले हमारा और 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं हम ब्रॉडली, एक नेटिव, नेटिव और क्या होता है और कंबाइन और क्या होता है। नेटिव और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसे और जो हमें फ्री स्टेट में पाए जाए, या उसी को आइसोलेटेड भी कह सकते हैं, किसी के साथ कंबाइन नहीं हो, फ्री स्टेट में रहे या आइसोलेटेड रहे, इन दोनों केस को हम क्या कह सकते हैं कि नेटिव ओर है। अब कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाएंगे या एलिमेंटल फॉर्म में, तो ऐसे कुछ एग्जांपल देखिए, एजी, एयू, एचजी, पीडी, पीटी, सिल्वर, चांदी, सोना, एचजी, मर्क्यूरी, प्लेटिनम एंड प्लेटिनम, एक प्लेटिनम और एक प्लेटिनम, पीटी। तो ये सारे लोग की रिएक्टिविटी कम होती है, ऑब्वियस सी बात है, सोना चांदी रिएक्टिविटी कम है, तभी हम इसका ऑर्नामेंट्स में यूज करते हैं, नहीं तो इतना इसका प्राइस हाई नहीं रहता। हम ऑर्नामेंट्स खरीद लेते हैं और वो किसी के साथ रिएक्ट करके, सपोज एयर के साथ रिएक्ट करके रस्टिंग करने लगते हैं, तो इसलिए वो इतना कॉस्टली नहीं रह जाते हैं। तो ऑब्वियसली इनकी रिएक्टिविटी कम रहती है, फ्री स्टेट में रहते हैं, एलिमेंटल फॉर्म में रहते हैं, ये उनके कुछ एग्जाम्पल हैं। अब देखेंगे हम लोग कंबाइन फॉर्म। तो कंबाइन फॉर्म में अब डिपेंड करेगा कि किसके साथ कंबाइन कर रहा है। अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो हमें क्या देगा, ऑक्साइड हो। अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो हमें क्या देगा, ऑक्साइड हो। अब ऑक्सीजन के साथ कौन कौन कंबाइन करेगा, अगर हम लोग आयरन की एग्जांपल लें तो Fe2O3, ये क्या है हमारा, हेमेटाइट। अगर हम एक एल्यूमिनियम का लें तो ये क्या हमारा, बॉक्साइट। तो कंबाइन फॉर्म में अगर ऑक्सीजन से कंबाइन किया तो ऑक्साइड बना। कुछ एग्जांपल लिया हमने, Fe2O3 जिसको हेमेटाइट कहते हैं, Al2O3, 2H2O जिसको बॉक्साइट कहते हैं। अगर वो सल्फर से कंबाइन करेगा तो उसको क्या कहेंगे, सल्फाइड, सल्फाइड ओर। अब सल्फाइड ओर में हम क्या एग्जांपल लेंगे, 2 एग्जांपल लेंगे, एक PbS, एक ZnS, या HGS भी ले सकते हैं। PbS को क्या बोलते हैं हम लोग, गैलेना, और HGS को क्या बोलते हैं, सिनाबार। तो अगर हम लोग ऑक्साइड ओर की बात करें तो आयरन और Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड हेमेटाइट और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बॉक्साइट। सल्फाइड ओर की बात करें तो PbS जिसको गैलेना भी कहते हैं, HGS जिसको सिनाबार कहते हैं। तो कंबाइन स्टेट में ये 2 लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा मोर अमाउंट में यही 2 ऑक्साइड पाए जाते हैं, सॉरी यही 2 और पाए जाते हैं, ऑक्साइड और सल्फाइड। सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन से रहते हैं, यही लोग। बाकी भी और भी लोग हैं, इसको रब करके उसकी लिस्ट बना देते हैं। तो अब पहला था ऑक्साइड और, दूसरा है सल्फाइड और, तीसरा देखते हैं कार्बोनेट और। कार्बोनेट और में सबसे पहले देख लेते हैं आयरन का, FeCO3 कार्बोनेट, इसको बोलते हैं सीडेराइट। जब आयरन का ओर लेंगे कार्बोनेट के फॉर्म में तो इसको सीडेराइट कहेंगे। उसके बाद कैल्शियम का ले सकते हैं, कैल्शियम वाले को क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, सबको पता है इसका दूसरा नाम लाइम स्टोन भी होता है। उसके बाद एक डबल सॉल्ट लेंगे, CaCO3 एंड MgCO3, इसको क्या कहते हैं,
डोलोमाइट। क्लियर है? तो कार्बोनेट और में अगर आयरन का लिया तो सिडेराइट, कैल्शियम का लिया तो लाइमस्टोन, कैल्शियम का मैग्नीशियम के साथ लिया तो डोलोमाइट। कार्बोनेटेड और के बाद हम हैलाइड ओर्स ले सकते हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट है। हैलाइड ओर में दो इंपॉर्टेंट है हमारा, एक हमारा NaCl बहुत फेमस है, रॉक सॉल्ट, एक AgCl, हॉर्न सिल्वर। इसके बाद लास्ट एक ले लेते हैं हम लोग नाइट्रेट्स का। नाइट्रेट्स में सबसे पहले NaNO3, इसको बोलते हैं चाइल्ड सॉल्टपीटर। और उसके बाद KNO3 पोटेशियम का, इसको बोलते हैं इंडियन सॉल्टपीटर। तो ऑलमोस्ट सारे फेमस हमने ले लिए हैं। एक बार आपको ब्रीफ रिव्यू कर दो। पढ़ रहे हैं हम लोग मेटलर्जी। मेटलर्जी में क्या करना है हमें? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करना है। कहां से? मिनरल से। तो मिनरल्स क्या है? ऐसे कंपाउंड है जिनके अंदर मेटल प्रेजेंट हो, चाहे वो फ्री स्टेट में हो चाहे कंबाइंड स्टेट में हो। फ्री स्टेट में वो वाले मेटल होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है, और जिनकी थोड़ी रिएक्टिविटी अच्छी होती है वो कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। मिनरल से ओर की तरफ बढ़ते हैं। तो ओर क्या है? मिनरल से डिराइव किया हुआ है, बट सारे मिनरल्स और नहीं हो सकते हैं। वैसे मिनरल्स जिससे हमें इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली दोनों काम हो जाए, यानी सस्ता भी हो और आसानी से भी हो। तो और मिनरल्स के कुछ सेट्स में से कुछ पार्टिकुलर आगे आएंगे जिनको हम आगे बढ़ेंगे, और वो कैसे? तो बेस्ड ऑन द इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली, और वो लोग ओर्स कहलाएंगे। इसका मतलब क्लियर है कि ऑल ओर्स आर द मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। उसके बाद हम लोग आए कि ओर्स का टाइप देखें। तो सबसे पहले हमारा ओर्स के टाइप में था एक नेटिव ओर और कंबाइंड ओर। तो नेटिव वाले तो वो थे जो एलिमेंटल फॉर्म में रहते थे, फ्री स्टेट में रहते थे, जिसका एग्जांपल हमने लिया था, रब कर दिया है, Ag, Au, Hg, Pd, Pt। कंबाइंड वाले में आए तो ऑक्सीजन से किया तो ऑक्साइड ओर, आयरन का ऑक्साइड लिया हेमेटाइट, एल्यूमिनियम के लिया ऑक्साइड, सल्फाइड ओर में सल्फर के साथ PbS, गैलेना, HgS, सिनाबार। ये सारे कॉमन नेम आपको याद करने पड़ेंगे। कार्बोनेट और लिया तो FeCO3 सिडेराइट, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, CaCO3 MgCO3 डोलोमाइट, हैलाइड का लिया तो NaCl, एल्बिनो, रॉक सॉल्ट, AgCl, हॉर्न सिल्वर। नाइट्रेट्स में देखिए, नाइट्रेट्स में दोनों इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से। NaNO3 चाइल्ड सॉल्टपीटर, KNO3 इंडियन सॉल्टपीटर। तो इसके साथ क्या हुआ कि हमने टाइप्स ऑफ ओर देखा। अब हम क्या देखेंगे? पार्टिकुलर मेटल के लिए कितने ओर्स अवेलेबल हैं जो थोड़े फेमस से हैं, थोड़ा पॉपुलर टाइप के हैं वो। तो टाइप का वेरिफिकेशन अभी हो चुका है, डिपेंड ऑन रिएक्टिविटी, आई मीन टू से कौन से हमारे नेटिव ओर हैं और कौन से कंबाइंड ओर हैं। ये सारे जो अभी बोर्ड पे दिख रहे हैं कंबाइंड वाले हैं, जिसमें ये दो जो मैंने स्टार्ट से मार्क किया है वो मोर अमाउंट में नेचर में पाए जाते हैं। मोस्ट केसेज में हमें ऑक्साइड और सल्फाइड ही मिलेंगे, बहुत कम केसेज में यहाँ जाना पड़ेगा, ज्यादा काम हमारा यहाँ से चल जाएगा। तो अब टाइप्स ऑफ ओर के बाद हम क्या करेंगे? ऐसे ओर्स लेंगे किसी पार्टिकुलर मेटल, सपोज आयरन। तो आयरन में फेमस में कौन से ओर है? सपोज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मेटल के फेमस कौन कौन से ओर है, उसकी लिस्टिंग कर लेते हैं, और तब अपने स्टेप पे आगे बढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हमें मेटलर्जी में फॉलो करने हैं। तो इसको रब करता हूं। तो टाइप ऑफ ओर के बाद हम लोग देखते हैं सम इंपॉर्टेंट ओर। ये जरूरी है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इनसे MCQ में, और सर्टेन क्वेश्चन आते हैं JEE में, बोर्ड में, सब में। ये डायरेक्टली आपको जानना ही होगा। तो आयरन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट ओर्स हैं? आयरन के इंपॉर्टेंट ओर है हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सीडेराइट FeCO3, आयरन पैराइट Fe2। तो ये सब आपको प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे याद हो जाएंगे, और इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट Al2O3 2H2O, फेल्सपार KAlSi3O8, क्रायोलाइट Na3AlF6, कॉपर का कॉपर ग्लांस CO2S, कॉपर पायराइट CuFeS2, क्यूप्राइट Cu2O, जिंक का देखिए जिंक ब्लेंड ZnS, कैलामाइन ZnCO3, जिंकेट ZnO, मैग्नीज का देखिए पायरोलुसाइट MnO2, ब्रोनाइट Mn2O3, कैल्शियम लाइमस्टोन CaCO3, जिप्सम CaSO4 2H2O, लेड गैलेना PbS, मर्क्यूरी सिनाबार HgS।
सो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको याद हो जाएंगे, पर मैंने इसकी लिस्टिंग कर दी है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स तो है ही, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल भी करेंगे तो हम और से करेंगे। सपोज हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं आयरन का, वहां मैंने बोला कि हेमेटाइट लो, तो आपको पता होना चाहिए कि हेमेटाइट क्या है, Fe2O3। इन द सिमिलर फैशन जब एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करेंगे और कहा जाएगा कि बॉक्साइट से करेंगे, तो यू शुड नो कि Al2O3 वाटर को बॉक्साइट कहते हैं। तो ये लिस्ट कर दिया गया है, इसको आप प्रैक्टिस के साथ साथ आप बाय हार्ट करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में डायरेक्टली आने के चांसेस हैं, बहुत बार आते हैं। तो मैं इसको रब करता हूँ और विल प्रोसीड फर्दर। सो आफ्टर द बेसिक इंट्रोडक्शन अब हम लोग फ्लो चार्ट देखेंगे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। चलिए वन बाय वन देखते हैं। स्टेप 1 क्या है हमारा? स्टेप 1 रहता है हमारा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, CRUSHING, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। वन बाय वन सब समझाऊंगा। स्टेप 2 क्या रहता है हमारा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। थोड़ा जगह बना लेंगे क्योंकि यहीं पे इसको डिटेल्स करना है। कन्वर्जन। अब कन्वर्जन किसका हो रहा है? जो ओर है उसमें क्या प्रेजेंट है? मेटल। कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू, इसको मेटल का ऑक्साइड बनाना है, समझाता हूं अभी लिखिए। जो हमारा ओर है उसको कन्वर्ट करके कहां पहुंचा देना है? मेटल के ऑक्साइड में। और लास्ट में क्या करना है? जो मेटल ऑक्साइड है इसका कन्वर्जन करके मेटल लाना है। कन्वर्जन मेटल। और द लास्ट स्टेप इज प्यूरिफिकेशन। लास्ट स्टेप इज प्यूरिफिकेशन। अब जरा समझे क्या है। सबसे पहले जो हमने सिखाया आपको मिनरल्स एंड ओर्स, तो मिनरल्स माइनिंग करके मिट्टी से लाया गया, उसको बहुत सारे उसमें से मिले, उसमें से क्वालिफाई किया बेस्ड ऑन द इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंटली कि कौन लोग आगे हैं, वो लोग ओर्स बन गए। अब इसी ओर्स को लेकर हमें आगे प्रोसेस करना है इन 5 स्टेप्स में, और वो 5 स्टेप करने का उसके स्टडी को मेटलर्जी कहेंगे, और फाइनली हम कर क्या रहे हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो सपोज जो मुझे ओर मिला उसका साइज बहुत बड़ा भी हो सकता है, हमें सुटेबल साइज में उसको लाने के लिए क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग कर देंगे। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करने से फायदा क्या होगा कि जो हमारा ओर है वो पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, मतलब किसी भी प्रोसेस के लिए सुटेबल शेप एंड साइज में आ जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि जो नेचुरली हमें ओर मिला हो बहुत बड़े साइज का हो, और हमारा जो प्रोसेसर का मशीन हो या हमें कन्वीनियंट नहीं हो उठा के लाने में रखने में, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसलिए हमने उसको क्रश एंड ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में डाल दिया है। अब ओर रेडी हो गया है पाउडर के फॉर्म में। उस ओर का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या है? ओर के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना है और इम्प्यूरिटी के कॉन्सेंट्रेशन को गिराना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या है कि उसमें जो ओर में जो मेटल है उसका परसेंटेज को इंक्रीज करना है, और जो उनमें इम्प्यूरिटीज हैं उसको डिक्रीज करना। ऑब्वियस सी बात है कि अभी जब तक हमने फाइनली प्यूरिफिकेशन टेक्निक नहीं लगाया है तब तक ये लोग क्या है? प्योर नहीं है इतने। तो मेटल के साथ कुछ इम्प्यूरिटी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में कोशिश करनी है कि मेटल के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाए, परसेंटेज बढ़ती जाए, मेटल के परसेंटेज इंक्रीज करे और इम्प्यूरिटी के परसेंटेज डिक्रीज करे। अब ये कैसे कर सकते हैं? पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे हम लोग और समझेंगे। सपोज हमें कोई मिट्टी के अंदर से बहुत पुराना पड़ा हुआ एक बॉल मिला, टेनिस बॉल, उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी, बहुत सारे प्लास्टिक, बहुत सारी गंदगी चिपकी हुई है। एग्जाम्पल लिया कि जो गंदगी चिपकी हुई है वो 20% है, तो हमारा जो बॉल बचा हुआ है जो ओरिजिनल काम का चीज है वो 80% है। धीरे धीरे हमने उसमें से प्लास्टिक, मिट्टी ये सब झाड़ना, साफ करना शुरू किया। जैसे जैसे इम्प्यूरिटी हम निकालते गए, इम्प्यूरिटी की परसेंटेज घटते जा रही है। सपोज इनिशियली 20 थी तो 15, 10, 5,
उसी के साथ मेटल अच्छा होते जा रहा है, तो ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर है कि ओर के कॉन्सेंट्रेशन को एनहेंस करना है, ओर के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना है। अब ओर के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, तो ओर के कॉन्सेंट्रेशन को करने के लिए हमारे पास सबसे पहला होता है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में कौन कौन से मेथड है, तो सबसे पहले हमारा हाइड्रोलिक वॉशिंग। सबसे पहले क्या है हमारा हाइड्रोलिक वॉशिंग। सब डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे, अभी फ्लो चार्ट बता रहा हूं। डी में क्या है, डी में है हमारा फोर्थ फ्लोटेशन। और सी में हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। ये जो तीनों मेथड है सारे फिजिकल हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब फिजिकल से काम नहीं चलेगा तो हम कौन से मेथड पे जाएंगे, केमिकल मेथड चूज करेंगे। केमिकल मेथड में हमें कौन सा जानना है, लीचिंग। देखिए थोड़ा सा और डिटेल्स में समझाता हूँ, अभी तो बहुत पढ़ना है, तो हमारा फ्लो चार्ट है अभी। तो जो हमें मिनरल से जो ओर मिला था उसको हमने क्रश एंड ग्राइंड करके एक पाउडर फॉर्म में बना दिया। कैसे करेंगे वो डिटेल पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब सेकेंड स्टेप में हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करना है। जो नाम से क्लियर है कि ओर का कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज इंक्रीज करना है, तो जो ओर में मेटल होंगे उसमें उसके परसेंटेज बढ़ेगी और इंप्यूरिटी हटते जाएगी तो डिक्रीज करेगी। तो फिजिकल वे में कैसे कर सकते हैं, तो हाइड्रोलिक वॉशिंग कर सकते हैं, फोर्थ फ्लोटेशन कर सकते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन कर सकते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग और फोर्थ फ्लोटेशन ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। इनका मेन प्रिंसिपल होता है ग्रेविटी में डिफरेंस होना चाहिए, किसमें, मेटल और इंप्यूरिटी के बीच में। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या होता है, मेटल हेवियर होता है और इंप्यूरिटी हल्की होती है। तो ऑब्वियस बात है, वॉश करेंगे तो भारी चीज ग्रेविटी के कारण नीचे, मेटल नीचे और इंप्यूरिटी ऊपर, और हमें तो फाइनली यही करना था, ओर से मेटल और इंप्यूरिटी को सेपरेट करना है। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग में दोनों, इसमें और इसमें दोनों में ग्रेविटी का रोल होता है, पर इसके प्रिंसिपल में मेटल हेवियर होंगे तो नीचे जाएंगे और इंप्यूरिटी लाइटर होगी तो ऊपर जाएगी। फोर्थ फ्लोटेशन में क्या होता है, इसमें भी डिफरेंस इन ग्रेविटीज पे ही लेते हैं, पर यहाँ मेटल लाइटर होता है और इंप्यूरिटी हेवियर होती है, तो इंप्यूरिटी नीचे बैठेगी और मेटल ऊपर जाएगा। और डिटेल्स में जाके देखेंगे तो हाइड्रोलिक वॉशिंग ऑक्साइड के केस में यूज करते हैं, फोर्थ फ्लोटेशन सल्फाइड के केस में। दोनों में ग्रेविटी सेपरेशन है, बट डिफरेंस ध्यान रखना है कि इसमें मेटल हेवियर, इंप्यूरिटी लाइटर, तो मेटल नीचे मिलेगा और इंप्यूरिटी ऊपर जाएगी। फोर्थ फ्लोटेशन में मेटल लाइटर तो ऊपर जाएगा और इंप्यूरिटी हेवियर तो नीचे जाएगी। जब इन दोनों से काम नहीं होगा तो मैग्नेटिक सेपरेशन ले लेंगे। नाम से ही क्लियर है कि हमारा ओर में जो मेटल प्रेजेंट है अगर वो मैग्नेटिक है तो इंप्यूरिटी नॉन मैग्नेटिक हो, और अगर हमारा मेटल नॉन मैग्नेटिक है तो इंप्यूरिटी मैग्नेटिक हो। यानी मेटल और इंप्यूरिटी में एक को मैग्नेटिक दूसरे को नॉन मैग्नेटिक होना होगा। और ऑब्वियस सी बात है, जब एक मैग्नेटिक होगा एक नॉन मैग्नेटिक होगा तो हम इजिली सेपरेट कर सकते हैं। जब इन तीनों से हमारा काम नहीं होगा तो फिजिकल मेथड छोड़ के हमें केमिकल मेथड जाना होगा, और यह होता है लीचिंग। केमिकल मेथड का मतलब ही है कि इसमें कोई ना कोई केमिकल रिएजेंट डालना होगा, और वो केमिकल रिएजेंट एक ऐसा सुटेबल रिएजेंट डालेंगे कि हमारे ओर में जो मेटल प्रेजेंट है उसको डिसॉल्व कर ले, लेकिन जो इंप्यूरिटी है उसको अनडिसॉल्व छोड़ दे। मेटल को डिसॉल्व कर ले और इंप्यूरिटी को अनडिसॉल्व, तो ऑब्वियसली अनडिसॉल्व इंप्यूरिटी नीचे बैठ जाएगी, आराम से सेपरेट हो जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस हम करेंगे आगे वन बाय वन, पर अभी इंट्रोडक्शन दिया हमने, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के प्रोसेस है, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल में हम फिजिकली कर लेंगे, हाइड्रोलिक वॉशिंग, फोर्थ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, इन तीनों से काम नहीं बनेगा तो केमिकल में जाएंगे लीचिंग, जहां सुटेबल सॉल्वेंट का यूज करेंगे जो मेटल को डिसॉल्व करा ले और इंप्यूरिटी को अनडिसॉल्व छोड़ ले, और इस कारण हमारा काम हो जाएगा। जब मेटल की हमने साफ सफाई कर ली है तो अब उस मेटल को हम ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करेंगे। उस मेटल को हम लोग कहाँ लेके जाएंगे, उसके ऑक्साइड फॉर्म में। अब ऑब्वियस सी बात है, किसी मेटल को ऑक्साइड बना रहे हैं तो इस प्रोसेस का नाम ऑक्सीडेशन ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करने के दो रास्ते हैं, एक तो हम कैल्सिनेशन कर सकते हैं और दूसरा रोस्टिंग कर सकते हैं। अब दोनों में कोई
बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में क्या करना है, हमें हीट करना है, और दोनों में हीटिंग ऐसी होनी चाहिए कि बिलो इनके एमपी मेल्टिंग पॉइंट के नीचे होनी चाहिए। और ध्यान क्या रखना है, क्रैप, क्रैप का क्या मतलब होता है, जो हीटिंग होगी बिलो इट्स एमपी मेल्टिंग पॉइंट, कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी और रोस्टिंग में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, हीट कर देंगे, टूट जाएगा CaO and CO2। रोस्टिंग में ऑक्सीजन डालने के बाद ही इसको प्रोसीड करेंगे, तो यहाँ एब्सेंस ऑफ एयर, यहाँ प्रेजेंस ऑफ एयर। बाकी वहां पे डिटेल्स हम लोग देखेंगे कि कैल्सिनेशन कार्बोनेट्स के केस में मेनली यूज किया जाता है, थोड़े बहुत हाइड्रोक्साइड के लिए भी, रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स के लिए यूज किया जाता है। तो डिटेल्स हम लोग वहां देखेंगे। फाइनली अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि हमने जो भी मेटल मिला उन सबको मेटल ऑक्साइड में ही क्यों बदल रहे हैं, किसी और कंबाइंड फॉर्म में क्यों नहीं बदल रहे हैं? क्योंकि ऑक्साइड फॉर्म में अगर हमने चेंज किया तो यहाँ से इसका रिडक्शन बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि ओब्वियसली जब हमने ऑक्सीडेशन किया है मेटल का तो फाइनली हमें रिडक्शन करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिडक्शन करेंगे तभी ऑक्साइड से हमें मेटल मिलेगा। तो ऑक्साइड वालों का रिडक्शन बहुत ही इजी हो जाता है, ऑक्साइड वाले का रिडक्शन क्या हो जाता है, बहुत ही इजी हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग मेटल चाहे किसी भी फॉर्म में हो, उसके और किसी भी फॉर्म में हो, हम उसको ऑक्साइड ओर में डाल देते हैं, क्योंकि इससे इसका रिडक्शन थोड़ा इजी हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर फॉर्म से। और रिडक्शन तो हमें करना ही है, क्योंकि अब जो हमें ऑक्साइड मिल चुका है उसको जब रिड्यूस कर देंगे तो हमारा मेटल मिल जाएगा। अब ये मेटल पहले वाले मेटल से काफी अच्छा साफ सुथरा हो चुका है, बट स्टिल पूरी तरह से 100% अभी भी प्यूरिफाइड नहीं है, तो हम प्यूरिफिकेशन टेक्निक लगाएंगे। बट बिफोर प्रोसीडिंग टू द प्यूरिफिकेशन, पहले रिडक्शन में हमें क्या क्या टेक्निक्स जाननी है, हम उसको 1 by 1 अभी यहाँ नोट कर लेंगे। तो सबसे पहला रिडक्शन हमें करना है, अब इतना जगह नहीं है, तो रिडक्शन विद कार्बन, बी में हमें करना है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड से जो भी रिडक्शन होता है उसको हम लोग स्मेल्टिंग कहेंगे। उसको क्या कहेंगे हम लोग, स्मेल्टिंग, कार्बन का और कार्बन मोनोऑक्साइड का। उसके बाद आएगा हाइड्रोजन के साथ, उसके बाद आएगा अदर मेटल के साथ, उसके बाद आएगा एल्यूमिनियम के साथ। अब जरा ध्यान देने की बात है कि ये लोग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि रिडक्शन कराना है। तो ध्यान से देखेंगे तो रिडक्शन कराने के भी रास्ते हम आगे जाएंगे तो अलग अलग बदलेंगे। अब क्या होगा, मेटल को अब दो भाग में अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो लेस टेम्परेचर पे डिसोसिएट हो जाते हैं, लो टेम्परेचर पे, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे Ag2O लो टेम्परेचर पे डिसोसिएट हो जाएगा, Ag का ऑक्साइड। इसी तरह Hg का ऑक्साइड भी लेस टेम्परेचर पे डिसोसिएट हो जाएगा, उनको भी कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा सा हीट कीजिए, उनके ऑक्साइड टूट के हमको मेटल दे देंगे। बट बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जिनको नॉर्मल हीटिंग से काम नहीं चलेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना पड़ता है, जैसे जिंक, ZnO। नॉर्मल हीटिंग से उसका ऑक्साइड नहीं, सॉरी, उसका ऑक्साइड से मेटल नहीं मिलेगा, तो हम वहां क्या करेंगे, अब बहुत ज्यादा हीटिंग करने में कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रह जाएगा, फिर वही बात आ जाएगी, इकोनॉमिकल नहीं रह जाएगा, तो हम इंस्टेड ऑफ उसको हीटिंग हम रिड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, जो हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी उसके बिना कम टेम्परेचर पे ही वही मेटल ऑक्साइड से हमें मेटल दे देगा। अब कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट सुटेबल है, फिर वही बात आती है कि रिड्यूसिंग एजेंट तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, पर हमारे लिए कौन सुटेबल होगा। उसके लिए सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हम लास्ट में पढ़ेंगे ईडी, इलिंगम डायग्राम। इलिंगम डायग्राम हमको बताएगा कि विच रिएजेंट इज सुटेबल, चाहे विच रिड्यूसिंग एजेंट इज बेस्ट फॉर विच मेटल। अब वो कैसे बताएगा वो हम लोग चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हमने कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लेके मेटल ऑक्साइड को मेटल में यानी रिडक्शन किया है, तो इस दोनों प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्मेल्टिंग। उसके बाद हाइड्रोजन से भी कर सकते हैं, उसके बाद अदर मेटल से कर सकते हैं, उसके बाद सेल्फ भी कर सकते हैं, उसके बाद एल्यूमिनियम से कर सकते हैं। तो एल्यूमिनियम के बाद हम इसका सेल्फ रिडक्शन भी देख सकते हैं। सेल्फ रिडक्शन का दूसरा नाम ऑटो रिडक्शन होता है। सेल्फ रिडक्शन के बाद हम लोग क्या देख सकते हैं, वाटर गैस से भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक भी देख सकते हैं।
उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग लास्ट में, हाइड्रोमेटलर्जी। तो ये सारे प्रोसेस हैं जिसका यूज करके हम लोग मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करेंगे, दैट मीन्स टू से रिडक्शन। सो रिडक्शन पहला देखेंगे हम लोग कार्बन से, काइंड ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड, बाद में हाइड्रोजन, नेक्स्ट अदर मेटल, फिर एल्यूमिनियम से, फिर सेल्फ या ऑटो रिडक्शन, फिर आएगा वाटर गैस के साथ, फिर आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, फिर आएगा हाइड्रोमेटलर्जी। अब इन सारी चीजों को जान लेंगे तो हमारा रिडक्शन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। सबको डिटेल्स बाय डिटेल्स एक एक लेक्चर में जानेंगे हम लोग। प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स में देखिए हमें क्या क्या देखना है। अब मेटल जब सब कुछ हमें मिल चुका है फाइनली, इसको अब और भी सपोज 95% प्योर मिला है तो अब 100% करेंगे। तो इसमें कौन कौन सा प्रोसेस आएगा? सबसे पहले आएगा लिक्वेशन, फिर आएगा डिस्टिलेशन, फिर आएगा जोन रिफाइनिंग, अब 3 प्रोसेस हो गया हमारा, लिक्वेशन, डिस्टिलेशन एंड जोन रिफाइनिंग। उसके बाद आता है बेस्मेराइजेशन। बेस्मेराइजेशन लिक्वेशन में क्या करेंगे, नाम से क्लियर है, इसको पिघलाना है तो इसके मेल्टिंग पॉइंट, कम मेल्टिंग पॉइंट वाली चीज लेंगे जो आसानी से पिघल जाए। डिस्टिलेशन में बॉयल करके वोलेटाइल भेजना है तो लेस बॉइलिंग पॉइंट वाला, लेस मेल्टिंग पॉइंट, लेस बॉइलिंग पॉइंट। जोन रिफाइनिंग, बेस्मेराइजेशन जैसे जैसे टाइम आएगा हम लोग देखते जाएंगे। इसके बाद आता है पोलिंग प्रोसेस। पोलिंग प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस आता है हमको, वेपर फेज रिफाइनिंग प्रोसेस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो 2 है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेपर फेज वाले। इसमें होता है एक मोन्स प्रोसेस और एक होता है वैन आर्केल। तो ये दोनों हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मोन्स है हमारा, एक वैन आर्केल है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, सॉरी रिफाइनिंग, और लास्ट वन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। लास्ट वन हमारा क्रोमेटोग्राफी मेथड। तो फाइनली ये सारा प्रोसेस कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आज पूरा मैं आपको फ्लो चार्ट बता रहा हूं तो फिर से एक बार पहले सुन लीजिए कि अब क्या होगा। जब हमने क्या जान लिया है कि मेटलर्जी क्या होती है, मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं, ओर्स के टाइप्स कैसे हैं, कब ओर्स हमारा नेटिव स्टेट में है, कब कंबाइंड स्टेट में है। ओर्स के टाइप्स जानने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स जाने थे हमने कि आयरन का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट ओर्स है, एल्यूमिनियम का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट ओर्स है। उसके बाद हमने कहा कि जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो मेनली हमने कितना स्टेप लिया, मेनली हमने 5 स्टेप्स कवर किए इसमें। मेनली सबसे पहला हमने क्या किया, जो ओर मिला था उसको क्रश एंड ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में ला दिया। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करने के बाद जब वो पाउडर फॉर्म में आ गया है तो उस पाउडर फॉर्म में जो मेटल के परसेंटेज अब मुझे इंक्रीज करनी है उसको बोलते हैं स्टेप को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। फिजिकल वे से हाइड्रोलिक, फोर्थ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक। ये ऑक्साइड्स के लिए, सल्फाइड के लिए, इसमें मेटल या इंप्यूरिटी में एक मैग्नेटिक होना चाहिए, एक नॉन मैग्नेटिक। जब फिजिकल मेथड से ओर से कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ेंगे तब हम केमिकल मेथड पे जाएंगे विच इज लीचिंग। उसमें ओर को क्या करेंगे, एक सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। सुटेबल उस बेस पे कि वो ओर में मेटल को डिसॉल्व करा ले और इंप्यूरिटी को अनडिसॉल्व छोड़ दे। क्लियर। अब थर्ड वन, जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिला यानी पहले से अच्छा परसेंटेज के साथ, उसको हम ओर को उठा के मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। अब क्वेश्चन है कि मेटल ऑक्साइड में ही क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन इजी होता है और जब ऑक्साइड में आया है तो मुझे फाइनल तो मेटल लेना ही होगा। तो इस प्रोसेस में हमने ऑक्सीडेशन किया तो नेक्स्ट प्रोसेस हमें रिडक्शन करना है। एंड फॉर ऑक्साइड रिडक्शन इज मच इजियर, इसलिए हमने सबको ऑक्साइड फॉर्म में भेज दिया। अब जब ऑक्साइड फॉर्म में आ गया तो उसका रिडक्शन कर लेंगे, हमें मेटल मिल जाएगा। अब
रिडक्शन करने के लिए दो रास्ते मैंने बोला। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो लो टेम्परेचर पे डिसोसिएट हो जाएंगे, उसके लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल हीटिंग लो टेम्परेचर पे काम हो जाएगा। एग्जांपल मैंने Ag और Hg, मतलब Ag का ऑक्साइड Ag2O, Hg का ऑक्साइड HgO, सिर्फ थोड़ा सा हीट करेंगे, दोनों डिकम्पोज होकर हमें मेटल दे देंगे। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो काफी हाई टेम्परेचर चाहिए उनको डिसोसिएट होने के लिए। अब उतना हाई टेम्परेचर सप्लाई करने में इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, तो हम उसको दूसरे रास्ते से रेदर देन हीटिंग रिड्यूसिंग एजेंट से करेंगे। सो बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट के रिडक्शन के टेक्निक्स हैं। बिफोर दैट ऑक्सीडेशन के भी बहुत टेक्निक्स हैं। इन जनरल कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों में हीट करना है, इस दोनों में बिलो मेल्टिंग पॉइंट, बट इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एयर और इसमें प्रेजेंस। जब ऑक्सीडेशन हो गया तो रिडक्शन के कौन कौन से टेक्निक्स हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन ले सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ले सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ, अदर मेटल्स, रिएक्टिव मेटल्स के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, सेल्फ एंड ऑटो रिडक्शन जिसमें खुद से हो जाएगा, वाटर गैस के साथ, इलेक्ट्रोलाइटिक और हाइड्रोमेटालर्जी, इन सब को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब प्यूरिफिकेशन, जब मेटल मिल चुका है तो इसको और बेस्ट वे में प्यूरिफाई करने के लिए लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, जोन रिफाइनिंग, बेस्मेराइजेशन, पोलिंग प्रोसेस, वेपर फेज रिफाइनिंग जिसके अंदर 12 के लिए इंपॉर्टेंट है मोन्स एंड वेन आर्गेल, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड क्रोमेटोग्राफी। तो इन सारे मेथड को करने के बाद हमारा क्या होगा कि प्रोसेस का काम स्टेप्स का खत्म हो जाएगा। इन सारे स्टेप को अप्लाई करेंगे किस किस मेटल को ढूंढने के लिए, हमारे सिलेबस में है Fe, Al, कॉपर एंड जिंक। Fe, Al, कॉपर एंड जिंक। तो जब ये सारा प्रोसेस पूरा स्टेप हम पांचों स्टेप सीख लेंगे तो अप्लाई करेंगे कि आयरन को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो आयरन का भी पाउडर फॉर्म बनाएंगे, सुटेबल इसमें से जो मेथड होगा वो लगाएंगे, इसमें से जो सुटेबल होगा वो लगेगा, इसमें से जो सुटेबल होगा वो लगेगा, और इसमें से जो सुटेबल होगा वो लगेगा। सिमिलर प्रोसेस एल्यूमिनियम के लिए होगा, ओर लेंगे, क्रश ग्राइंड करेंगे, कंसंट्रेशन। अब उस समय देखेंगे कि इसमें कौन उसके लिए सुटेबल है, इसमें से भी सुटेबल सुटेबल सुटेबल, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और एट लास्ट हम इलिंगम डायग्राम देखेंगे, और इलिंगम डायग्राम हमको क्या बताएगा, इलिंगम डायग्राम बोलेगा कि अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट का सिलेक्शन कर रहे हैं तो विच रिड्यूसिंग एजेंट इज बेस्ट फॉर अस और सुटेबल फॉर अस, वो हम इलिंगम डायग्राम में सीखेंगे। तो ये हमारा पूरा फ्लो चार्ट हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया मेटलर्जी चैप्टर का। नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, फिर इधर, अभी सब में 1 by 1 एक लेक्चर चलेगा, और लास्ट में इन सबको अप्लाई करेंगे मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए। हमारे सिलेबस में Fe, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड जिंक। जब सबका पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो लास्ट में इलिंगम को पढ़ लेंगे कि विच रिड्यूसिंग एजेंट इज सुटेबल, सो वो इलिंगम डायग्राम बताएगा। आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।